नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति प्लेटफ़ॉर्म के करंट अफ़ेयर्स क्लास में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज करंट अफ़ेयर समसामयिकी घटना चक्र जो कि फरवरी माह का जो है डिस्कशन करेंगे और इसमें आज पहला टॉपिक राष्ट्रीय परिदृश्य वाला टॉपिक जो होगा, उसको आज हम कवर करेंगे। तो वह टॉपिक आपके प्रीलिम्स, मेंस, यूपीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उन सभी में और उसके साथ-साथ वन डे एग्ज़ाम में भी जो स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन आएगा वन लाइनर का, तो वो सारी चीज़ों को आज हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है? यूपीएससी और पीसीएस में खासकर उसमें मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, प्रीलिम्स में किस तरह से आएगा, तो उसको उस पे भी हम चर्चा करते चलेंगे। दोस्तों इसके पहले हम क्रॉनिकल मैगज़ीन का भी और घटना चक्र का भी जनवरी माह के पूरे क्लास को जो है कवर कर चुके हैं। घटना चक्र जनवरी माह के पूरे कंप्लीट जो है क्लास कर चुके हैं, तो आप पुराने क्लास को भी हमारे चैनल से जुड़ के और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? और इसके साथ-साथ दोस्तों इस क्लास का जो है पूरा अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला टॉपिक जैसा कि हम आपको बोले कि राष्ट्रीय परिदृश्य, जिसमें से देश की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर जो है नज़र रहेगा, ठीक है? तो इन सभी टॉपिक पे आपके प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो जहाँ पे जैसा ज़रूरत होगा हम आपको वहाँ पे तो जो है हिंट करते चलेंगे। तो पहला टॉपिक को जैसा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 तो ये टॉपिक जो है आपके न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंस टॉपिक है, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा डिटेल देखेंगे। तो 20 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति के मंजूरी के साथ विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 कानून बन गया। विकसित भारत रामजी अधिनियम 2025 मनरेगा जो कि पहला इसका नाम मनरेगा था, तो प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है, जो विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक नया वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। इसके तहत रोजगार गारंटी को बढ़ाकर प्रति ग्रामीण परिवार को 125 दिन कर दिया गया, ठीक है? जिससे अब आय सुरक्षा मजबूत होती है और साथ ही साथ मजदूरी आधारित रोजगार को 4 प्राथमिक क्षेत्रों में स्थानीय, ग्रामीण अवसंरचना से भी जोड़ा गया है। विकसित ग्राम पंचायतों योजनाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत योजना को जो है सुदृढ़ किया गया है और इसे विकसित भारत की राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना के माध्यम से जो है अटैच किया गया। तो सबसे पहले जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि मनरेगा को कौन-सा योजना जो है प्रतिस्थापित करता है? तो वहाँ पे आपका ये ऑप्शन आ जाएगा राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना, ठीक है? तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, खासकर पीसीएस में, वनडे एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो अभी जैसे कि योजना आयोग के जगह पे जो है नीति आयोग पूछता है, ऑप्शन में आ जाता है कि योजना आयोग के जगह पे कौन-सा जो है आयोग या काम करता है इस तरह इस समय जो है कौन-सा आयोग काम कर रहा है। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे भी पूछ सकता है कि मनरेगा की जगह पे कौन-सी योजना सरकार की काम कर रही है। तो ये आपके प्रीलिम्स में भी इस तरह से फैक्ट पूछ सकता है। ठीक है? और इसमें एक फैक्ट ये भी आ सकता है कितने दिन बढ़ाया गया, अब ये 125 दिन। आगे देखते हैं इसका इस अधिनियम का जो है कुछ सार बिंदु को कवर कर लेते हैं। तो ये 16 दिसंबर 2025 को जो है प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में, संसद में 18 दिसंबर 2025 को पारित किया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी जो है 21 दिसंबर 2025 को मिल गया और प्रति ग्रामीण परिवार गारंटी दिवस जो है 125 दिन बढ़ा दिया गया। और इसमें जो है
कृषि मौसम हेतु राज्य अधिसूचित पाज अधिनियम, पाज अवधि जो है अधिकतम 60 दिन कर दिया गया। अर्थात जो है जब अ, मौसम ऐसा रहेगा या कृषि का समय जब नहीं रहेगा, तो उस समय जो है आपको 60 दिन, पूरे साल में जो है 60 दिन का अवकाश दिया जाएगा। मज़दूरी भुगतान साप्ताहिक आधार पर किया जाएगा, अधिकतम 15 दिन में जो है आपको किया ही जाना है। काम न मिलने पर 15 दिन के बाद बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। प्रशासनिक व्यय सीमा जो है 6% से 9% बढ़ा दिया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन जो है केंद्र प्रायोजित योजना नाम होगा, जिसमें राज्य और केंद्र का जो पार्टिसिपेशन है, केंद्र और राज्य का 60-40 होगा और उत्तर-पूर्वी या हिमालयी राज्य में 90 और 10% के हिसाब से, और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश में जो है 100% केंद्र सरकार वहन करेगी, ठीक है? कुछ कोर बिंदुओं को इसको देख लेते हैं इसमें। ग्रामीण रोजगार लगभग 2 दशक से भारत की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ रहा है। 2005 में लागू होने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ने मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण आय को स्थिर करने तथा बुनियादी अवसंरचना के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है? इसके पहले जो है जो रोजगार प्रदान करने वाली योजनाएँ कई और पहले चलती थीं, जैसे कि 1960 के दशक में ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, रूरल मैन पावर प्रोग्राम और ग्रामीण रोजगार क्रैश योजना, ठीक है? क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट 1971। तो सबसे पहले जो है रोजगार के लिए जो है ये दोनों योजना पहले चलाए जाते थे। उसके बाद 1980 और 90 के दशक में जो है अ, अधिक संचरित प्रयास किया गया जिनमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू किए गए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाए गए थे, जिन्हें बाद में जो है जवाहर रोजगार योजना 1993 में जो है एक प्रकार से उसमें विलय कर दिया गया। तो ये योजना जो है, पुरानी योजना भी आपके पीसीएस में जो है मैचिंग के लिए या मैचिंग के लिए भी पूछता है कई बार कि कौन सी योजना और कौन से सन में लागू किया गया था, तो इस तरह से ऑप्शन बना के देता है। तो ठीक है, तो जवाहर रोजगार योजना 1993 में, और इसे आगे चल के 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जो है इसको शामिल कर दिया गया, जिसका उद्देश्य कवरेज समन्वय में जो है सुधार करना था। अब एक तरफ से दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, और इसके साथ रोजगार आश्वासन योजना और फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जैसे पूरक योजनाओं ने मौसमी बेरोजगारी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास किया गया। तो अब मनरेगा और जी राम जी योजना दोनों में जो है थोड़ा-सा कंपेयर कर लेते हैं, क्या-क्या दोनों में अंतर था पहले। मनरेगा में जो है 100 दिन की मज़दूरी मिलती थी। ये प्रीलिम्स के लिए खासकर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस आपका होगा टॉपिक। तो मनरेगा में जो है 100 दिन का मज़दूरी दिया जाता था, और जी राम जी में जो है 125 दिन का दिया जाएगा। कार्यों की अनेक और बिखरी हुई श्रेणियाँ पहले शामिल थी। अब जो है स्पष्ट रूप से 4 क्षेत्र पे फ़ोकस किया जाएगा, जिसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और जलवायु सहनशीलता पे फ़ोकस रहेगा। पहले जो है केंद्र अकुशल मज़दूरी लागत वहन करता था और राज्य बेरोज़गारी भत्ता को जो है वहन करता था। अब जो है मन मज मंजूरी मंजूरी के लिए केंद्र राज्य लागत साझेदारी अधिकांश राज्यों हेतु 60-40 और विशेष श्रेणी के लिए 90-10% के हिसाब से दिया जाएगा। पहले जो है कोई स्पष्ट वैधानिक पाज विंडो जो है शामिल नहीं था, लेकिन अब राज्यों को वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिनों का एक प्रकार से कार्य में विराम का अनुमति दिया है।
पहले मांग आधारित वित्त पोषण अप्रत्याशित आवंटन किया जाता था। अब जो है मानक आधारित वित्त पोषण रोजगार गारंटी की सुरक्षा के साथ जो है दिया जाएगा। पहले ग्राम पंचायत योजना केंद्रीय भूमिका में होती थी, अब जो है संस्थागत अभिसरण और अवसंरचना और नियोजन का जो है एकीकरण होगा। तो और भी कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ज़रूरी होगा। 2013-14 से 2025-26 के बीच में महिलाओं की भागीदारी 40% से बढ़ के 58.1% हो गया रोजगार के क्षेत्र में। इसमें जो है वित्तीय और संरचना के बारे में देखते हैं, वित्तीय संरचना में क्या काम किया गया। केंद्रीय क्षेत्र योजना से केंद्र प्रायोजित ढांचे की ओर किया गया परिवर्तन ग्रामीण रोजगार और परिसंपत्ति सृजन की स्वाभाविक रूप से स्थानीय प्रकृति को दर्शाता है। इसके साथ केंद्र मानक निर्धारित करता है जबकि राज्यों द्वारा जवाबदेहिता के साथ कार्यान्वयन किया जाता है। इस प्रकार केंद्र राज्य के बीच सहयोगात्मक साझेदारी विकसित होती है और जो दक्षता सुधार करती है और ग्रामीण ग्रामीण एक प्रकार से परिणामों को भी सुदृढ़ बनाती है। तो ये मेंस के लिए फैक्ट इम्पोर्टेंस है। और भी कुछ फैक्ट देखते हैं। आपदाओं के दौरान राज्यों के अतिरिक्त सहायता के प्रावधान तथा सशक्त निगरानी तंत्र दुरुपयोग से उत्पन्न दीर्घकालिक वित्तीय हानियों को कम करने में भी जो है सहायक होंगे, जिससे जवाबदेहिता के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता में सुदृढ़ता होगी। जी राम जी अधिनियम की वित्तीय संरचना साझा उत्तरदायित्व के साथ केंद्र प्रायोजित योजना में क्या-क्या फैक्ट है? निधि साझा करने का प्रारूप क्या होगा? जैसे कि उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्य में बताए थे आपको 90 और 10% के अनुपात में, राज्य और केंद्र शासित में 40% और 40% का रेशियो रहेगा। तो 60% केंद्र करेगा, 40% राज्य करेंगे। बिना विधानसभा वाले क्षेत्र में 100% जो है केंद्र सरकार करेगी। जल संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी गई है जो कृषि समर्थन देने और भू-जल पुनर्भरण में जो है सहायक होगा। सड़कों और संपर्क जैसी मूल ग्रामीण अवसंरचना में निवेश से बाजार तक पहुंच बेहतर होती है, जबकि भंडारण, बाजारों और उत्पादन परिसंपत्तियों सहित आजीविका अवसंरचना आय के विविधीकरण में जो है सक्षम बनाती है। जल संचयन, जल निकासी और मृदा संरक्षण पर केंद्रित कार्यों के माध्यम से जलवायु सहनशीलता को जो है सुदृढ़ किया गया है। जहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया जाता है, वहाँ 15 दिनों के बाद प्रतिदिन बेरोजगारी भत्ता देय होगा, जिसकी जिम्मेदारी जो है राज्य पे छोड़ा गया है। कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र कैसे काम करेंगे? यह अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर मिशन को समन्वित, जवाबदेह, पारदर्शी तरीके से लागू करने हेतु स्पष्ट संस्थागत ढांचा को स्थापित किया गया है। केंद्रीय राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नीति मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, कार्यान्वयन की समीक्षा करती हैं और जवाबदेही में सुदृढ़ता प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संचालन समितियां रणनीतिक दिशा अभिसरण और प्रदर्शन की समीक्षा को आगे बढ़ाती हैं। पंचायती राज संस्थाएं योजना का निर्माण क्रियान्वयन में नेतृत्व करती हैं, जिसमें ग्राम पंचायतें लागत के आधार पर कम से कम आधे कार्यों का क्रियान्वयन करती हैं। जिला कार्यक्रम समन्वय और कार्यक्रम अधिकारी योजना निर्माण, अनुपालन, भुगतान, सामाजिक लेखा-जोखा का जो है प्रबंधन करते हैं। ग्राम सभाएं सामाजिक अन्वेषण, जो इसको हम सोशल ऑडिटिंग बोलते हैं, ये सोशल मनरेगा जो है एक प्रकार से सोशल ऑडिट का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। संचालन तथा सभी अभिलेखों तक पहुंच के माध्यम से पारदर्शी सुनिश्चित करने में सशक्त भूमिका निभाती है।
इसके अंतर्गत अनियमितताओं की शीघ्र पहचान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के उपयोग को सक्षम किया गया है, जिसे निरंतर मार्गदर्शन के समन्वय प्रदान करने वाली केंद्रीय राज्य स्तरीय संचालन समितियों का समर्थन प्राप्त है। पंचायतों को पर्यवेक्षण में सुदृढ़ भूमिका प्रदान की गई है, जिसमें कार्यों की जीपीएस एवं मोबाइल आधारित निगरानी शामिल है। रियल टाइम एमआईएस डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक घोषणा से सार्वजनिक दृश्यता सुनिश्चित होती है, जबकि कम से कम प्रत्येक 6 माह में एक बार अनिवार्य सामाजिक लेखा परीक्षक सामुदायिक सहभागिता एवं विश्वास को मजबूत प्रदान करता है। गारंटीकृत योजना का विस्तार कर कार्यों को राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के साथ संरेखित कर और सशक्त डिजिटल शासन को अंतर्निहित करते हुए यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को सतत विकास और यथोचित आजीविकाओं के लिए एक रणनीतिक साधन के रूप में पुनर्स्थापित करता है, जो विकसित भारत के 2047 की परिकल्पना को साथ जो है पूर्णतः संरेखित है। तो विकसित भारत का सपना जो है 2047 है। ये जो है पीसीएस में जो है क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक जो है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में देखते हैं। इसमें जो ये खासकर जो है प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। तो इसमें देखते हैं 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर किए गए अविलिखित आक्रमण के 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर मुख्य आध्यात्मिक स्मरण कार्यक्रम 10-11 जनवरी 2026 के मध्य भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सोमनाथ न्यास के जो है एक प्रकार से प्रमुख भी है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोतम के इस आरंभिक श्लोक में गुजरात के सोमनाथ को 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान पर रखा गया। तो ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है 12 हैं पूरे भारत में, जिसमें से एक जो है सोमनाथ मंदिर भी है। तो ये प्रीलिम्स में खासकर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जिसे आध्यात्मिक परंपरा के उसके महत्व का जो है पता चलता है। गुजरात में वेरावल के निकट प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि भारत की सभ्यता का निरंतरता का एक जीवंत जो है प्रतीक है। आगे फैक्ट देखते हैं। हालांकि हर बार देवी अहिल्याबाई होलकर जैसे भक्तों के सामूहिक संकल्प के माध्यम से मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। तो मंदिर को जो है कई बार तोड़ा गया और मध्यकाल में जब तोड़ा गया था तो उस समय देवी अहिल्याबाई होलकर जो है इसका निर्माण की थी। 2026 का वर्ष उस समय के भी 75 साल पूरे होने का अवसर है, जब स्वतंत्रता के बाद 11 मई 1991 को मौजूदा सोमनाथ मंदिर का भक्तों के लिए जो है फिर से खोला गया था। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडरों का दौरा किया था, मंदिर के पुनर्निर्माण का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था। कैलाश महामेरु प्रसाद स्थापत्य शैली में निर्मित वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1991 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2001 में को आयोजित उस कार्यक्रम में भी भाग लिए थे, जो 1991 के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के पुनः खुलने के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। सोमनाथ को भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम रूप में पूजा जाता है। 11 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री ने सौर यात्रा का नेतृत्व किया। तो ये प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंट था। अगला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। राष्ट्र प्रेरणा स्थल ये भी जो है आपके प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है।
25 दिसंबर 2025 को नरेंद्र मोदी लखनऊ में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जो है उद्घाटन किया। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई, जो भारत की राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके मौलिक योगदान का जो है एक प्रकार से प्रतीक है। इसके साथ ही उसमें एक आधुनिक संग्रहालय भी है, जिसे कमल के आधार की संरचना में डिजाइन किया गया है। तो इन तीनों व्यक्ति के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 जून 1953 श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था। मुख्य पद स्वतंत्र भारत में पहले उद्योग मंत्री थे 1947 से 50 तक। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति थे 1934 से 38 तक। भारतीय जनसंघ संस्था के जो है संस्थापक रहे हैं। अगला देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्म 25 सितंबर 1916 नगला चंद्रभान, मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 11 फरवरी 1968 मुगल सराय, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख पद भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष 1967 से 68 तक थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली। प्रमुख पद भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं 96, 98 और 99 से 2004 तक। विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 97 से 79 तक। भारतीय जनसंघ और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। इनको जो है 2015 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो है शामिल किया गया। तो ये फैक्ट जो है खासकर प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंस है। 10 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में स्थित लाल किले में चल रहे यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान दिवाली को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जो है शामिल किया गया। यह समिति 2003 के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण अभिसमय कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के तहत हर वर्ष विभिन्न देशों से आए नामांकन पर जो है निर्णय लेता है। दीपावली के साथ अब भारत में जो है कुल 16 तत्व यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में जो है शामिल हो चुका है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अंतर सरकारी समिति 20वां सत्र 8-13 दिसंबर से 2025 के मध्य लाल किला नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट जो है आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। किसकी बैठक जो है कहाँ पे हुआ था? लाल किला नई दिल्ली में 8-13 से दिसंबर 2025 में। यह पहली बार है इस समिति की बैठक भारत में आयोजित हुआ, जिससे भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर को जो है मजबूती मिलती है। तो भारत में जो है कौन-कौन सा चीजों को जो है शामिल किया गया 2025 में दीपावली को, और 2024 में नवरोज और नौरूज, नेवरीज। तो ये अलग-अलग नाम है, जिसमें भारत और अफगानिस्तान, अज़रबैजान, ईरान, तो इन सभी अलग-अलग देशों में इसको अलग-अलग नाम से बुला जाता है। तो हमें भारत के संदर्भ में देखना है। गरबा ऑफ गुजरात भारत का है 2023 में। कोलकाता की दुर्गा पूजा 21 में शामिल किया गया था। कुंभ मेला को 2017 में, योग को 2016 में, पारंपरिक पीतल एवं तांबे के बर्तन बनाने की कला ठठेरा समुदाय, तो ये 2014 में शामिल किया गया था इसको। 2013 में संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक
गायन और ढोल वादन और नृत्य को शामिल किए गए थे। 2012 में लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, 2010 में छऊ नृत्य, 2010 में ही कालबेलिया का लोकगीत एवं नृत्य राजस्थान का शामिल किया गया। 2010 में मुडेट्टू केरल की अनुष्ठानिक रंगमंच परंपरा को शामिल किया गया। 2009 में रम्मान गढ़वाल हिमालय का अनुष्ठानिक उत्सव को शामिल किया। 2008 में कुटियट्टम संस्कृति थिएटर परंपरा को शामिल किया। 2008 में ही रामलीला रामायण का पारंपरिक मंचन। 2008 में ही वैदिक मंत्रोच्चार की जो है परंपरा को शामिल किया गया। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यूनेस्को के अनुसार दीपावली का वह समय है जब परिवार और समुदाय एक दूसरे को उपहार और मिठाइयाँ देते हैं, सामूहिक भोज, संगीत, नृत्य और अनुष्ठान करते हैं। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी अनौपचारिक रूप से घर परिवार में सीखी सिखाई जाती हैं। यूनेस्को ने रेखांकित किया दीपावली सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है, पारंपरिक शिल्पकला को सहारा देती है, आजीविका, लैंगिक समानता, सांस्कृतिक शिक्षा एवं सामुदायिक कल्याण जैसे सतत विकास लक्ष्यों में जो है योगदान देती है। दीपावली को एक दीपों का त्योहार भी है और भारतवर्ष के विभिन्न व्यक्तियों समुदायों द्वारा हर वर्ष जो है इसको मनाया जाता है। यह एक खुशियों का अवसर होता है जो अंधकार में प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दीपावली 5 दिवसीय त्योहार है जो धनतेरस से प्रारंभ होता है और धनतेरस के दिन लोग बर्तन भी काफी खरीदते हैं। दूसरा दिन जो है नरक चतुर्दशी कहलाता है। यह राक्षस राजा नरकासुर की मृत्यु का प्रतीक है। इसे छोटी दिवाली भी बोला जाता है। तीसरा दिन मुख्य रूप से उत्सव का दिन होता है। इस दिन लोग भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे समृद्धि धन की जो है प्रार्थना करते हैं। दीपावली का चौथा दिन गोवर्धन पूजा के लिए समर्पित होता है। पांचवा दिन जो है भाई दूज कहलाता है। यह दिन छोटे भाई को स्नेह और संरक्षण के भाव को जो है रेखांकित करता है। तो दिवाली जो है सतत विकास लक्ष्यों और कई पहलुओं जैसे आजीविका संवर्धन, लैंगिक समानता, सांस्कृतिक शिक्षा, सामुदायिक कल्याण में जो है सार्थक योगदान देता है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 17 अक्टूबर 2003 में पेरिस में अपने 32वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान 2030 में कन्वेंशन को अपनाया था। यह दिवाली में जो है कुछ प्रचलित कथाएं भी हैं। रामायण में यह त्योहार भगवान राम, सीता, लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटने का जो है प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, उत्सव के रूप में। तो महाभारत में यह पांडवों के वनवास पूरा होने का एक प्रकार से प्रतीक माना जाता है। नरक चतुर्दशी भगवान कृष्ण की नरकासुर पर जीत के उपलक्ष्य में जो है इसको मनाया जाता है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर दिवाली के दिन पावापुर में जो है निर्वाण को जो है प्राप्त किए थे। और इस विजय उत्सव में कुछ क्षेत्रों में देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है, जिसमें काशी आदि स्थानों पर गंगा में स्नान, दिए जलाने और भगवान शिव की आराधना की जाती है। राजा बलि की वापसी महाराष्ट्र में दिवाली राजा बलि की यात्रा का जो है प्रतीक है, जो न्याय और उदारता का प्रतीक है। काली पूजा बंगाल, उड़ीसा, असम में दिवाली पर सुरक्षा और अंदरूनी शक्ति के रूप में काली देवी की पूजा की जाती है। गोवर्धन कुछ इलाकों में गोवर्धन पर्वत उठाने की याद में विनम्रता और प्रकृति के प्रति आभार का जो है प्रतीक होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकार अधिनियम, ये भी आपका जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है इम्पोर्टेंस है। तो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी केस बिल 2025 वित्त मंत्रालय द्वारा लाया गया एक कर विधेयक है, जिसका उद्देश्य पान मसाला जैसे डीमेरिट गुड्स उत्पाद पर विशेष उपकर लगाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा जन स्वास्थ्य के लिए स्थिर और लक्षित राजस्व को जुटाना है। यह विधेयक 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लाया गया और
पान मसाला जैसी वस्तुओं के उत्पादन पर मशीनों की उत्पादन क्षमता के आधार पर उपकर लगाने का जो है प्रावधान करता है। 5 दिसंबर 2025 को लोकसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया और 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह अधिनियम बन गया। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंस बात देख लेते हैं। कम क्षमता वाली मशीनें और क्षमता आधारित उपकर जो है लगाया गया है, जिसमें शेड्यूल 2 के कुछ उदाहरण देखते हैं। कम क्षमता वाली मशीन अधिकतम रेट 500 पाउच प्रति मिनट, प्रत्येक पाउच का वजन 2.4 ग्राम और मासिक उपकर 1 करोड़ प्रति मशीन प्रति माह। उच्च क्षमता वाली मशीन में 1001 से 1500 पाउच प्रति मिनट और प्रत्येक पाउच का वजन 10 ग्राम से अधिक होना चाहिए। मासिक उपकर इसमें 25 करोड़ प्रति मशीन प्रति माह। पूर्णतः मैनुअल उत्पादन के लिए किसी भी मशीन के बिना पूर्णतः मैनुअल उत्पादन करने वाली कारखानों पर 11 लाख प्रति फैक्ट्री का निश्चित उपकर जो है निर्धारित किया गया। दरें बढ़ाने की सीमा। केंद्र सरकार सार्वजनिक हित में शेड्यूल 2 की दरें को अधिकतम 2 गुना कर बढ़ा सकती है। बढ़ी हुई दरें केवल अधिसूचना में बताई गई सीमित अवधि तक जो है लागू होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 2017 में राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए कंपनसेशन सेज जो है लगाया गया था, जिसमें तंबाकू, पान मसाला जैसे सीन गुड्स शामिल थे। 31 मार्च 2026 तक सीमित है। इसके बाद इन उत्पादों पर उच्च कर भार बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने 2 विधेयक जो है पेश किया था। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर नया एक्साइज ड्यूटी का ढांचा तैयार करता है। और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 मुख्यतः पान मसाला उत्पादन इकाइयों की क्षमता पर जो है आधारित उपकर होगा। दोनों विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा जो है मंजूरी प्रदान कर दिया गया। इस विधेयक में कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। इस अधिनियम के तहत अपराधों में शामिल किया गया है। इस अधिनियम में जो अपराध होगा उसको मतलब किस तरह की चीजों को अपराध में गिना जाएगा। किसी विशिष्ट वस्तु का उत्पादन करने वाली मशीन या प्रक्रिया का स्वामित्व या संचालन बिना उसे घोषित किए, निर्धारित अवधि के भीतर उपकर का भुगतान न करना, पंजीकरण प्राप्त करने में विफलता और किसी वैध रूप से जब्त किए गए सामान का निपटान या छेड़छाड़ करना। ऐसे उल्लंघन के लिए जो है 10,000 का जो है देकर लगाया जाएगा उस पे। इन उल्लंघनों के मदद या उकसाने के लिए 1 लाख तक का जो है दंड लगाया जा सकता है। धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान, 1 करोड़ रुपए से अधिक के छुपाने और बचाव से संबंधित अपराध के लिए विधेयक आपराधिक अभियोजन का प्रावधान भी करता है और इसे अलग-अलग ऐसे अपराध के लिए अलग से 5 साल की सजा, जुर्माना या दोनों को लगाया जा सकता है। अगला देखते हैं टॉपिक। तो अभी इसी में देखते हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें देखते हैं। अधिनियम के तहत संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारियों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। किसी भी स्थान पर निरीक्षण करने का अधिकार, जहाँ विशिष्ट वस्तुएं निर्मित या संग्रहित की जा रही हैं, समान मशीनों, दस्तावेजों या रिकॉर्ड की तलाशी जब्ती करने का अधिकार, बचाव जहाँ पे संदेह होगा। अधिनियम एक संरचित अनुपालन ढांचा स्थापित करता है, जिसके तहत हर कर योग्य व्यक्ति को पंजीकरण कराना, मशीन और प्रक्रिया विवरण की स्व घोषणा करना, मासिक रिटर्न के साथ संबंधित उपकर का जो है भुगतान करना अनिवार्य होगा। तो इस विधेयक में जो है किन-किन विषयों में जो है किन-किन क्या-क्या बातें किए गए थोड़ा देख लेते हैं। कवर्ड वस्तुएं कौन-कौन सी होगी? पान मसाला और कोई अन्य वस्तु जैसे अधिसूचित जो किया जाएगा। कौन भुगतान करेगा? कोई भी व्यक्ति जो वस्तुएं निर्माण के लिए मशीन या प्रक्रियाओं का स्वामित्व, संचालन, नियंत्रण करता है, वह कर की स्थिति से संबंधित हो जैसा कि निर्धारित किया गया। उपकर
की प्रकृति, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर, मशीनें स्थापित या प्रक्रियाएं लागू की जाएंगी, अन्य निर्धारित कर जैसा कि निर्धारित किया गया। गणना का आधार क्षमता आधारित मासिक उपकर, अधिकतम स्टेड रेट, पाउच, टीन प्रति मिनट और पैक का वजन या मैनुअल प्रक्रिया के लिए फ्लैट दर जैसा निर्धारित किया गया। मासिक उपकर सुरक्षा, मासिक उपकर राशि निर्धारित दरों के अनुसार, मशीन आधारित प्रक्रिया के लिए 101 लाख माह जैसा कि पूर्व निर्धारित किया गया है, प्रति मिनट 500 पाउच और टीन या कंटेनर तक 2.5 ग्राम तक। मैनुअल उत्पादन के लिए 11 लाख पर माह फैक्ट्री जैसा पूर्व निर्धारित किया गया। शिकायत गैर ऑपरेशन के दौरान 15 दिन प्लस दिन की निरंतर रुकावट के लिए रियायत पात्र होगा। प्राप्ति का उपयोग, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए भारत के संचित कोष में जमा होगा यह कर और सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। पंजीकरण और रिटर्न, पंजीकरण मशीनों की स्व घोषणा मासिक रिटर्न भुगतान माह के 7वें दिन किया जाएगा। निगरानी और सत्यापन निगरानी और ऑडिट, समीक्षा, ऑडिट और निरीक्षण तलाशी किया जाएगा। अपराध, दंड, अभियोग, जब्ती और गिरफ्तारी, अपराध और दंड, जब्ती, गिरफ्तारी निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई के स्तर के अनुसार होगा। अपील संरचना, अपील संरचना अपील से अपील प्राधिकरण से न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय फिर सर्वोच्च न्यायालय तक जाएगा। सरकारी शक्तियां, सार्वजनिक हित से उपकर को 2 मल्टीपल तक बढ़ा सकती है, कर योग्य व्यक्तियों को छूट दे सकती है, शेड्यूल 1 में वस्तुएं जोड़ सकती है जैसा कि लागू निर्धारित किया गया। एक रिपोर्ट GATS 2 2017 16-17 के अनुसार 42% पुरुष और 14% महिलाएं वर्तमान समय में किसी न किसी रूप में तंबाकू यूज करते हैं। गुटखा, सिगरेट और शराब के विज्ञापन पर प्रतिबंध के बावजूद उद्योग सरोगेट विज्ञापन के माध्यम से इलायची पाउडर, माउथ रिफ्रेशर आदि के नाम से वही ब्रांड प्रचारित करते हैं, जिससे नीति हस्तक्षेप का जो है प्रभाव कमजोर होता है। तो गुटखा, पान मसाला इन सब का जो है कंपनियां अलग अलग ऐड से जो है ऐसा प्रचार करती हैं, जिससे जो है लोगों को ऐसा फील करवाती हैं कि ये जो है हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है, या जनता को जो है गुमराह करती है। अगला टॉपिक जनगणना 2027, भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना और जनगणना, जाति जनगणना का इसमें पहली बार समावेश किया गया। तो यह टॉपिक भी जो है आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो जनगणना का भारत में काफी लंबा इतिहास रहा है, जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 321 से 296 ईसा पूर्व में, बाद में सम्राट अकबर के वक्त अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में जो है इसका उल्लेख मिलता है। भारत में पहली बार आधुनिक जनसंख्या जनगणना 1865 से 1872 के बीच में हुआ। हालांकि यह सभी इलाकों में एक साथ नहीं हुआ था। समन्वित जनगणना 1881 में पहली बार हुआ था। ठीक है। 2027 की जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगी। स्वतंत्र भारत के बाद 8वीं जनगणना होगी। जनगणना गांव, शहर, वार्ड स्तर तक प्राथमिक डाटा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो विभिन्न मापदंडों पर सूक्ष्म स्तर का डाटा प्रदान करती है, जिसमें आवास की स्थिति, सुविधाएं, संपत्ति, जनसांख्यिकी, धर्म, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भाषा, साक्षरता, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियां, प्रावसन और प्रजनन क्षमता शामिल है। जनगणना अधिनियम 1948, जनगणना नियम 1990 जनसंख्या के संचालन हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
आज़ादी के बाद पहली बार 2027 में जनगणना सभी समुदायों की जाति गणना जो है पहली बार शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के लिए। जनगणना 1927 की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के रूप में क्रांतिकारी बदलाव को लेकर आ रही है। जनगणना 2 अलग-अलग चरणों में किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्र को छोड़कर जनगणना के संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को जो है किया जाएगा। जनगणना 2027 के लिए उठाए गए उपाय कौन से हैं? क्षेत्र में डिजिटल माध्यम से पहली बार जनगणना डाटा संग्रहण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा जो एंड्रॉयड और iOS दोनों संस्करणों के लिए उपलब्ध होगा। एक समर्पित पोर्टल जिसका नाम सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल होगा, विकसित किया गया है जो पूरी जनगणना प्रक्रिया को वास्तविक समय में प्रबंधित और निगरानी करने के लिए होगा। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन जनगणना 2027 के लिए एक और नवाचार है HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन जिसका उपयोग पदस्थ पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। तो इसमें जनगणना और उनकी साक्षरता जनसंख्या देख लेते हैं। 1981 में जनसंख्या 683 मिलियन था। साक्षरता दर 43.1 और लिंगानुपात जो है 934 और शहरी जनसंख्या का अनुपात 23.1। 91 में यह 846 मिलियन हो गया। साक्षरता 51.6, लिंगानुपात 926 और शहरी जनसंख्या 25.5। 2001 में जनसंख्या 1028 मिलियन, साक्षरता 64.1, लिंगानुपात 933 और शहरी 27.18। 2011 में 1210 मिलियन और साक्षरता 73%, लिंगानुपात 943 और शहरी जनसंख्या 31.1% हो गया। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, तो ये जनसंख्या पे जो भी कार्यक्रम जो भी चीजें पॉलिसी बनाई जा रही है वो कौन सा मंत्रालय के तहत किया जाएगा? राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए खासकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। ने अपनी पहली बैठक 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना यानी 2027 में जाति जनगणना को शामिल करने का जो है निर्णय लिया था। जनगणना के रूप में सेवा मंत्रालयों को डाटा को साफ मशीन पढ़ने योग्य क्रियाशील प्रारूपों में प्रदान किया जाएगा। जनगणना प्रक्रिया में प्रत्येक घर का दौरा करना, घर की सूचीकरण, आवास जनगणना, जनसंख्या गणना के लिए अलग-अलग प्रश्नावली भरवाया जाएगा। गणक जो सामान्यतः सरकारी शिक्षक होते हैं और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वे अपनी नियमित जिम्मेदारी के अतिरिक्त जनगणना का जो है काम करेंगे। उपजिला, जिला, राज्य स्तर पर जनगणना कार्यकर्ताओं को भी राज्य जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा। डाटा का सभी तक सबसे निचले प्रशासनिक इकाई गांव वार्ड स्तर तक जो है साझा किया जाएगा। हाउस लिस्टिंग शेड्यूल क्या है? मकान सूचीकरण, अनुसूची और आवास जनगणना कार्यों का मकसद प्रत्येक भवन जनगणना मकान की पहचान करना, जनगणना मकान की गुणवत्ता, उसमें उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाना तथा उन जनगणना मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करना है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रार एक रजिस्टर है जिसमें किसी गांव या ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, वार्ड, शहरी क्षेत्र के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है। 1991 की जनगणना पहली गुणवत्ता जांच
जनगणना के सटीक आकलन करने के लिए क्षेत्रों को दोबारा जो है जाँच किए गए थे इसमें। 1901 1961 की जनगणना सांस्कृतिक भंडार, ग्रामीण शिल्प मेलों, त्योहार, सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञापन सर्वेक्षणों पर जो है अध्ययन पर फोकस किया गया था। यांत्रिक क्रांति कुंजी-पंच, सत्यापनकर्ता, सॉर्टर्स और टेबुलेटर्स सहित यांत्रिक सरलीकरण उपकरणों का जो उपयोग करने वाली पहली जनगणना, जिसमें स्वचालित डाटा प्रसंस्करण की दिशा में भारत का पहला कदम चिन्हित किया गया था। 1971 में प्रवासन मैपिंग लोगों के अंतिम निवास स्थान पर डाटा एकत्र करके अतिरिक्त प्रवासन को व्यवस्थित रूप से ट्रैक करने वाली पहली जनगणना किया गया था। 1971 की स्थानीय विकल्प अनुसंधान पर फोकस किया गया था, जिसमें प्रत्येक राज्य के जनगणना संचालक निदेशक को अपनी पसंद का एक विशेष अध्ययन करने की अनुमति दी गई, जिसमें जनगणना क्षेत्रीय अनुसंधान आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो बनाया गया था। अगला टॉपिक देखते हैं। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में देखते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 20-28 नवंबर 2025 के मध्य पणजी, गोवा में जो है आयोजित किया गया था। IFFI 2025 की उद्घाटन फिल्म ब्राजीलियाई निर्देशक गैब्रियल मैस्कारो की द ब्लू ट्रेल एक विज्ञान कथा फिल्म है। महोत्सव में स्पेनिश फिल्ममेकर ओलिवर लैक्स की फिल्म सिरात को मिड-फेस्ट फिल्म के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया। एशले मैफेयर द्वारा लिखित निर्देशित वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो है चुना गया। फिल्म की प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया इनको। अकिनोला डेविस जूनियर को उनकी प्रभावशाली भावनात्मक फिल्म माय फादर्स शैडो यूके और नाइजीरिया की थी के 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। स्पेनिश फिल्म अ पोस्ट के मुख्य अभिनेता उबेइमार रियूस 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिल्वर पीकॉक जो है पुरस्कार दिया गया था इनको। जारा सोफिया ओस्तान को स्लोवाई फिल्म लिटिल ट्रबल गर्ल्स में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सिल्वर पीकॉक पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 50 वर्ष फिल्म पूरे करने के लिए उनको सम्मानित किया गया था। संतोष दावखर को उनकी मराठी फिल्म गोंधल के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सिल्वर पीकॉक से जो है पुरस्कार दिया गया था। पहली बार फिल्म बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार हेमस फरहामंद को ईरानी फिल्म माय डॉटर्स हेयर के लिए, टोनी स्पिल को एस्टोनियाई फिल्म फ्रैंक के लिए जो है प्रदान किया गया। हिंदी फिल्म केसरी चैप्टर 2 के निर्देशक करण सिंह त्यागी को भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के रूप में पुरस्कार का सम्मान दिया गया। 56वें इफ्की समारोह में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार बंदिश बैटिंड सीजन 2 को जो है मिला था। एरिक स्वेंसन द्वारा निर्देशित फिल्म नॉर्वे की सेफ हाउस को शांति, अहिंसा, इंटरकल्चरल संवाद को बढ़ावा देने के लिए सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ICFT यूनेस्को गांधी पदक से जो है सम्मानित किया गया था। IFFI के बारे में देखते हैं। दक्षिण एशिया का एकमात्र फिल्म महोत्सव है जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन द्वारा कॉम्पिटिटिव फीचर फिल्म कैटेगरी से में जो है मान्यता मिलता है।
1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 2004 से आईआईएफआई का अस्थायी स्थल गोवा है, जहाँ यह हर वर्ष संयुक्त रूप से नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा और गोवा सरकार द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वज आरोहण। तो ये भी जो है आपके प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मभूमि मंदिर पर 22 फुट लंबा 11 फीट चौड़ा धार्मिक ध्वज फहराकर ध्वज आरोहण नामक पवित्र हिंदू अनुष्ठान को जो है संपन्न किया। ज्ञातव्य है कि अयोध्या ऐतिहासिक रूप से कौशल राज्य की राजधानी और हिंदू परंपरा सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में से एक मानी जाती है। कुछ इसका इम्पोर्टेंस फैक्ट देख लेते हैं। कौन सी शैली में मंदिर बनाया गया है? उत्तर भारतीय नागर शैली की एक मरु गुर्जर परंपरा में निर्मित डिजाइन सोमपुरा परिवार के वास्तुकारों द्वारा किए गए। इसका आकार मुख्य मंदिर की अनुमानित लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट है, अधिकतम ऊंचाई 161 फीट। संरचना में कुल 3 मंजिल हैं, प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट और पूरा निर्माण पत्थर का सामान्यतः इस्पात का यूज नहीं किया गया। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है एक प्रकार से डिसीजन दिया गया कि संपूर्ण 2.77 एकड़ जो विवादित था भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए प्रदान किया गया। इस स्थल के विश्व भर के श्रद्धालुओं आध्यात्मिक महत्व को मान्यता दिया गया। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो है गठन किया गया, जिसे भारत सरकार ने 5 फरवरी 2020 को औपचारिक स्वीकृति दिया था। ध्वज पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्ह बनाए गए हैं, जो क्रमशः श्री राम के सूर्यवंश, वैदिक आध्यात्मिक परंपरा और प्रकृति सम्मत धर्म का जो है प्रतीक माना जाता है। इस धर्म ध्वज को मंदिर के 101 फीट ऊंचे शिखर पर ऊपर लगाए गए 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड को जो है फहराया गया। 2025 में ध्वज आरोहण की तिथि विवाह पंचमी के आसपास रखी गई, जो सीताराम विवाह की स्मृति से जुड़ी हुई है। इसलिए यह अनुष्ठान राम कथा के मंगल और पर्व की पुनरावृत्ति को माना जाता है। ज्ञातव्य है कि श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये फैक्ट जो है पूछ चुका है पीसीएस में। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लला की प्रतिमा 18 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया गया। श्री राम लला की प्रतिमा के निर्माण में कर्नाटक से लाए गए 2.5 अरब वर्ष पुराने कृष्ण शिला पत्थर काले ग्रेनाइट का जो है यूज किया गया था, से बनाया गया। श्री राम लला की इस प्रतिमा के मूर्तिकार कर्नाटक के अरुण योगी राज हैं। इसके साथ परिसर में कुबेर टीला स्थित प्राचीन शिव मंदिर और ऐतिहासिक सीताकूप का भी संरक्षण पुनर्स्थापना किया गया। श्री राम मंदिर की एक अनूठी विशेषता सूर्य तिलक तंत्र है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक वर्ष श्री राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें श्री राम लला की मूर्ति के माथे पे पड़ेगी। CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नींव डिजाइन एवं भूकंपी सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। अगला टॉपिक देखते हैं। भगवान बिरसा मुंडा
कि जो है 150वां जो है जयंती मनाया गया। 15 नवंबर 2025 को महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, आदिवासी अस्मिता के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक पूरे देश में जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया गया था। 2021 में निर्णय लिया गया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा सहित सभी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने हेतु नई पीढ़ी तक पहुंचने के उद्देश्य से जो है मनाया जाता है। 1 से 15 नवंबर 2025 के मध्य देश भर में जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र राज्य द्वारा अनेक कार्यक्रम, जागरूकता यात्राएं, सांस्कृतिक आयोजन किए गए थे। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में उलिहातू गांव में खूंटी, वर्तमान जो कि झारखंड में है, में हुआ था। ये मुंडा जनजाति से जनजाति परंपराओं, सांस्कृतिक धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए आ गया है। इनको जनजातीय समाज धरती आबा अर्थात धरती के पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने समाज में जो है कई सुधार किए हैं, जैसे कि शराबखोरी, अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का अभियान, जंगलों और जमीन पर जनजातियों के अधिकार की रक्षा, युवाओं को शिक्षित, आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। जनजाति पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण लगान, भूमि कानूनों के खिलाफ 1899-1900 में एक एक बड़ा आंदोलन शुरू किया गया था, उग उलगुलान जिसको उलगुलान या महान क्रांति भी कहा जाता है। उनका नारा था अबुआ दिसोम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज्य, इनका एक महत्वपूर्ण नारा था। उन्होंने अपने नेतृत्व में अंग्रेजी दमनकारी शासन को चुनौती दी थी। ब्रिटिश शासन ने उन्हें कई बार जो है गिरफ्तार भी किया था। 9 जून 1900 को रांची जेल में 25 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। यद्यपि बिरसा मुंडा इनका जीवन छोटा रहा, लेकिन उनके आंदोलन के दबाव में ब्रिटिश शासन को आदिवासी भूमि अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण जो है कानूनी बदलाव करने पड़े थे। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू किया गया था। यह अधिनियम की विशेषता यह थी कि इसमें आदिवासी कृषि भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था, जिससे जल, जंगल, जमीन आदि पर आदिवासी स्वामित्व को कानूनी रक्षा संभव हो सका। उन्होंने बिरसाइत नामक एक नए धर्म की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज को एक ईश्वर केंद्रित, नैतिक और सरल जीवन धारा से जोड़ना था। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने स्वयं को भगवान का दूत बताते हुए लोगों को सत्य, त्याग, सामाजिक न्याय का जो है संकेत दिया था। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को जो है किया गया था। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी इसी दिन है और इसी दिन को बिहार से अलग होकर 28वां राज्य जो है बनाया गया था। झारखंड दिवस, जनजाति गौरव दिवस दोनों ही 15 नवंबर को मनाए जाते हैं, जिससे यह दिन स्वतंत्रता संग्राम, राज्य निर्माण और आदिवासी अस्मिता तीनों का जो प्रतीक बन जाता है। जनजातियों संबंध में और भी कई योजनाएं, जैसे कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, आदिवासी बहुल ब्लॉकों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। आदि कर्मयोगी अभियान, यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति नेतृत्व सुशासन कार्यक्रम होगा। इसका लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय नेतृत्व, जवाबदेह प्रशासन, ग्राम स्तर की भागीदारी को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन मिशन 2023-24 को शुरू किया गया था। यह विशेष रूप से अत्यंत संवेदनशील जनजाति समूह, जिसको हम पीवीटीजी बोलते हैं, के लिए है। उद्देश्य क्या है? 3 वर्ष की अवधि में 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदायों को गांवों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, पोषण को बेहतर व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क
और दूरसंचार विद्युतीकरण आजीविका को सुनिश्चित करना। धरती आबा जन भागीदारी अभियान, यह देश का सबसे अब तक जो है सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। लक्ष्य इसका क्या है? लगभग 1 लाख जनजातीय गांवों को पीबीटीजी बस्तियों में पहुंचकर 5.5 करोड़ से अधिक आदिवासी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यह अभियान कैंप आधारित मॉडल पर जो है चलाया जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं, जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार जो है ये खासकर जो है प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत समुदाय आधारित जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 को दिया गया। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में 6वें राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार के साथ समुदाय और अन्य हितधारक मिलकर कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज और जल भंडारण स्टोरेज से जुड़ी संरचनाएं बनाने या पुनर्जीवित करते हैं। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और केंद्र शासित किसको दिया गया? पहला पुरस्कार जो है तेलंगाना को दिया गया, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा जो है राजस्थान। जल संचय जन भागीदारी की शुरुआत 6 दिसंबर 2024 को सूरत, गुजरात में जन शक्ति फॉर जल शक्ति की परिकल्पना से प्रेरित किया गया। यह पहल होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी के दृष्टिकोण को दिखाता है, जिसमें 3C को जो है कम्युनिटी, सीएसआर और कॉस्ट को संचालित करता है। इसका फोकस कृत्रिम भूजल रिचार्ज, भंडारण संरचनाओं, निर्माण, रखरखाव पर है, जिसमें रूफ टॉप वर्षा जल संचयन और झीलों, तालाबों, बावड़ियों का पुनर्जीवन शामिल है। राज्यों को 5 जोन में विभाजित किया गया है और 10,000 कृत्रिम रिचार्ज जो है बनाए जाएंगे। प्रथम श्रेणी के पुरस्कार में 2 करोड़ और सेकंड श्रेणी के जो है 1 करोड़ और 33 श्रेणी के 25 लाख का जो है इनाम दिया जाएगा। प्रथम श्रेणी के जोनवार ये प्रीलिम्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंस है। उत्तरी जोन श्रेणी में, जिसमें पहला रैंक मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, सेकंड रैंक वाराणसी उत्तर प्रदेश, तीसरा जालौन उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तरी जोन में जो है ये तीनों स्थान जो है उत्तर प्रदेश को मिला। पूर्वी क्षेत्र जोन जो है बालोद छत्तीसगढ़ फर्स्ट रैंक, सेकंड राजनांदगांव छत्तीसगढ़, तीसरा रायपुर छत्तीसगढ़। दक्षिणी जोन में जो है आदिलाबाद तेलंगाना, सेकंड नालगोंडा और तीसरा मंचेरियल, तीनों जो है तेलंगाना में दिया गया। पूर्वी जोन में पहला रैंक ईस्ट निमाड़ मध्य प्रदेश, भीलवाड़ा राजस्थान और तीसरा बाड़मेर राजस्थान। उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्य, पहला रैंक नॉर्थ त्रिपुरा, दूसरा राजौरी जम्मू कश्मीर। 10 शीर्ष नगर निगम, पहला रायपुर नगर निगम छत्तीसगढ़, हैदराबाद क्षेत्र तेलंगाना और हैदराबाद जेएसजेबी हेतु हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई सीवेज बोर्ड उत्तरदायी। रैंक तीसरा गोरखपुर नगर निगम। 50 यूएलबी नगर निगम के अलावा सूचीबद्ध रैंक प्रथम में गुना और 4 जो है जिले सेकंड श्रेणी में जोनवार। उत्तरी जोन सेकंड श्रेणी फर्स्ट रैंक में चित्रकूट उत्तर प्रदेश। पूर्वी जोन सेकंड रैंक महासमुंद छत्तीसगढ़, सेकंड बालोद बाजार छत्तीसगढ़ और गरियाबंद छत्तीसगढ़। दक्षिणी जोन सेकंड श्रेणी के वारंगल तेलंगाना, दूसरा निर्मल तेलंगाना और जंगांव तेलंगाना। पश्चिमी जोन श्रेणी में सूरत गुजरात, रैंक सेकंड जो है जयपुर और तीसरा उदयपुर राजस्थान।
जिले तीसरे श्रेणी जोनवार, पूर्वी जोन 3rd श्रेणी में पहला रैंक जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़, सेकंड रायपुर छत्तीसगढ़, तीसरा नालंदा बिहार। दक्षिणी जोन 3rd श्रेणी में प्रथम अ, भद्रा भद्रादो भद्राद्री कोठागुडेम तेलंगाना, सेकंड कोयंबटूर तमिलनाडु और महबूबनगर तेलंगाना। पश्चिमी जोन 3rd श्रेणी, फर्स्ट रैंक अलवर राजस्थान, सेकंड गुना मध्य प्रदेश और तीसरा बैतूल मध्य प्रदेश को दिया गया। तो इसमें कुछ और इम्पोर्टेंस फैक्ट देख लेते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची की लिस्ट सेकंड 17 एंट्री में जल आपूर्ति, सिंचाई, जल भंडारण आदि का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, वाटरशेड विकास को शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु जल आपूर्ति शामिल किया गया। अनुच्छेद 48 के में राज्यों को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 जी नागरिकों का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का कर्तव्य बताता है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 एक्ट 1974 में जल प्रदूषण रोकने, जल की शुद्धता, स्वास्थ्य को बनाए रखने का प्रमुख प्रावधान है। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियमावली 2025, ये भी फैक्ट जो है आपके खासकर जो है मेंस के लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। भारत सरकार 14 नवंबर 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियमावली 2025 को अधिसूचित किया। इसके साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 एक्ट लागू हो गया। अधिनियम के और नियम मिलाकर डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के जिम्मेदार उपयोग के लिए एक स्पष्ट नागरिक केंद्रित ढांचा तैयार करता है। यह ढांचा व्यक्तिगत अधिकारों, कानूनी डाटा प्रोसेसिंग दोनों के लिए समान महत्व देता है। अधिसूचना में से पहले इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मसौदा नियमों पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की थी। इसके लिए दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई में व्यापक परामर्श आयोजित किए गए थे। इसमें हितग्राही जो भाग लिए थे स्टार्टअप, एमएसएमई, उद्योग संगठन, नागरिक समाज समूह और सरकारी विभाग जो है इसमें शामिल थे और सभी लोग ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, विचार दिए थे। 11 अगस्त 2023 को डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था और यह कानून भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा के लिए एक पूर्ण ढांचा प्रदान करता है। स्पष्ट है कि जब कोई संगठन ऐसा ढांचा एकत्र करता है या उसका उपयोग करता है तो उसे क्या-क्या करना होगा। यह अधिनियम सरल दृष्टिकोण का पालन करता है जिसका अर्थ है सिंपल, एक्सेसिबल, रेशनल, तार्किक और एक्शनेबल। इसके पाठ में सरल भाषा, स्पष्ट उदाहरणों का उपयोग किया गया है ताकि लोग व्यवसाय बिना किसी कठिनाई के नियमों को समझ सकें। यह कानून 7 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें सहमति, पारदर्शिता, उद्देश्य सीमा, डाटा न्यूनीकरण, सटीकता, भंडारण सीमा और सुरक्षा उपाय और जवाबदेहिता को शामिल किया गया। यह सिद्धांत डाटा प्रसंस्करण के हर चरण में मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत डाटा का उपयोग केवल वैध और विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाएगा। अधिनियम डाटा फिड्यूशियरी न्यासी पर व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखने के लिए उसके उपयोग के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी रहने के लिए स्पष्ट जिम्मेदार निर्धारित करता है। गैर अनुपालन के लिए दंड दिया जाएगा। डीपीडीपी अधिनियम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े वित्तीय दंड लागू किए गए हैं। सुरक्षा चूक, उचित सुरक्षा लागू करने में विफलता के लिए 250 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
डाटा उल्लंघन और बच्चों की गोपनीयता से संबंधित बोर्ड की प्रभावित व्यक्तियों को उल्लंघन की सूचना देने में विफलता पर 200 करोड़ का जुर्माना, अन्य उल्लंघन में 50 करोड़ का जुर्माना लगेगा। डीपीडीपी नियम 3 के तहत हर डाटा न्यासी व्यक्ति डाटा एकत्र करने से पहले एक स्वतंत्र गोपनीयता सूचना देनी होगी। सूचना में बताना होगा कि कौन व्यक्ति डाटा एकत्रित किया जाएगा और उसके नाम, जन्म, ईमेल, स्थान, इतिहास आदि बताना होगा। साथ ही यह स्पष्ट करना होगा प्रत्येक प्रकार का डाटा क्यों एकत्रित किया जा रहा है। नियम 6 के अनुसार डाटा व्यक्तियों को व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। कंपनियों को कम से कम 1 वर्ष के लिए लॉग रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे। ये नियंत्रण किसी भी डाटा प्रोसेसर को और भी संवेदनात्मक रूप से लागू करना होगा। नियम 7 के तहत बताया गया है कि व्यक्तिगत डाटा से समझौता होने पर संगठनों को कैसे प्रतिक्रिया देनी होगी। नियम 8 के अनुसार बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यदि उपयोगकर्ता एक विशिष्ट अवधि तक सेवा नहीं जुड़ता है तो उसका डाटा मिटाना होगा। डीपीडीबी अधिनियम 2023 के प्रमुख शब्दावली क्या हैं? डाटा न्यासी, डाटा फिड्यूसरी, वह इकाई जो व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य, तरीका स्वतंत्र रूप से या अन्य के साथ मिलकर निर्धारित करता है। डाटा प्रिंसिपल, वह व्यक्ति जिससे व्यक्तिगत डाटा संबंधित है। यदि संबंधित व्यक्ति बालक है तो उसके माता-पिता, अभिभावक से वैध अभिभावक शामिल होते हैं। यदि किसी विकलांगता के कारण स्वयं कार्य करने में सक्षम नहीं तो उसकी ओर से कार्य करने वाला वैध अभिभावक की डाटा प्रिंसिपल माना जाएगा। डाटा प्रोसेसर, कोई भी इकाई जो डाटा फिड्यूसरी की ओर से व्यक्तिगत डाटा का प्रसंस्करण करती है। सहमति प्रबंधक, वह इकाई जो एकीकृत, पारदर्शी, इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिसके माध्यम से डाटा प्रिंसिपल और अपनी सहमति दे सकता है और उसे प्रतिबंधित कर सकता है। भारतीय डाटा संरक्षण बोर्ड, यह बोर्ड डाटा उल्लंघनों की जांच करता है, दंड लागू करता है और अनुपालन की निगरानी करता है। अपील न्यायाधिकरण, अपीलेट ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम विवाद निपटान और अपीली न्यायाधिकरण जो डाटा संरक्षण बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करता है। इसमें बच्चों को 18 वर्ष से अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। नियम 10 के अनुसार बच्चों को व्यक्तिगत डाटा के प्रसंस्करण करने से पहले माता-पिता या कानूनी संरक्षक की सत्यापन योग्य सहमति प्रदान करनी होगी। विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी संरक्षक, नियम 11 के अनुसार संरक्षक की सहमति प्राप्त और सत्यापित करना जरूरी होगा। नियम 13 के अनुसार संपूर्ण महत्वपूर्ण डाटा न्यासियों को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, जैसे कि डाटा संरक्षण प्रभाव मूल्यांकन, एसडीएफ को वार्षिक डीपीएलए करना होगा। स्वतंत्र ऑडिट, वार्षिक स्वतंत्र डाटा ऑडिट कराना होगा और एल्गोरिदम जवाबदेही को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके एल्गोरिदम या स्वचालित निर्णय प्रणाली डाटा प्रिंसिपल के अधिकारों को नुकसान न पहुंचाएं। डाटा स्थानीयकरण यदि आवश्यक हो, डीपीडीपी अधिनियम आमतौर पर यदि सीमा पार डाटा स्थानांतरण की अनुमति देता है, लेकिन नियम सरकार को कुछ संवेदनशील डाटा श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं, तो अभी ऐसी कोई श्रेणी अधिसूचित नहीं है। डीपीडीपी व्यवस्था का एक लक्ष्य व्यक्तियों को और उनके व्यक्तिगत डाटा सार्थक नियंत्रण देना होता है। व्यक्ति कंपनी के पास रखे अपने व्यक्तिगत डाटा की समरी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्तिगत डाटा गलत या पुराना है तो व्यक्ति इसे सुधारने का अनुरोध कर सकता है। इन अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए डाटा न्यासियों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। किसी भी अनुरोध पर 90 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया देनी होगी। नागरिक डाटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तत्काल नवंबर 2025 अधिसूचना
प्रकाशन पर कुछ प्रशासनिक प्रावधान तुरंत लागू हुए और इसमें नियम 1 और 2, नियम 17-21 डाटा संरक्षण बोर्ड का गठन शामिल है। साथ ही आरटीआई अधिनियम, डीपी अधिनियम का विवादास्पद संशोधन भी तुरंत लागू हुआ। नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और बोर्ड के नियमों के अनुसार अपील न्यायाधिकरण टीडीएसएटी में सुना जाएगा। जब किसी बच्चे का व्यक्तिगत डाटा शामिल होता है तो माता-पिता या अभिभावक सत्यापित सहमति आवश्यक होती है, जब तक डाटा का उपयोग स्वस्थ शिक्षा, वार्षिक समय सुरक्षा जैसी आवश्यकता के लिए लागू न हो। डीपी अधिनियम, डीपीएपी अधिनियम नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों को मजबूत करता है। डीपी अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन प्रावधान आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) में ऐसे बदलाव लाते हैं जो दोनों अधिकारों, गोपनीयता और सूचना प्राप्ति का सम्मान करते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, डीपी नियम देश के लिए एक भरोसेमंद और भविष्य उन्मुख डिजिटल वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। 12 महीनों के भीतर अधिसूचना के 1 वर्ष बाद नियम 4 लागू होगा। यह सहमति प्रबंधन पंजीकरण दायित्वों से संबंधित है। 18 महीने के भीतर 2027 तक अधिकांश महत्वपूर्ण प्रावधान अधिसूचना के 18 महीने बाद लागू होंगे। इसमें गोपनीयता, सूचना आवश्यक सूचना उपाय उल्लंघन, अधिसूचना कर्तव्य, डाटा प्रतिधारण मिटाना और बच्चों के डाटा के लिए सत्यापित सहमति, महत्वपूर्ण डाटा न्यासियों के अतिरिक्त दायित्व, सीमा पार डाटा हस्तांतरण की शर्तें, अपील प्रक्रियाएं शामिल हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023, डीपी नियम 2025 मिलाकर भारत के कानूनी परिदृश्य में एक मील का पत्थर होगा। अगला टॉपिक जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्य महोत्सव महासम्मेलन, ये भी आपके जो है खासकर प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर 2 नवंबर 2025 के मध्य नई दिल्ली के रोडी सेक्टर 10 में स्वर्ण जयंती पार्क में जो है संपन्न हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, आर्य समाज की स्थापना 150वीं, 4 दिनों तक चले इस आयोजन में देश विदेश से हजारों प्रतिनिधि, विद्वान, आर्य समाज के सदस्य, युवा, महिलाएं, वैदिक संस्कृति में रुचि रखने वाले नागरिक उपस्थित थे। दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ समरी देख लेते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। जन्मस्थान टंकारा, काठियावाड़, वर्तमान में मोरबी जिला, गुजरात में। मूल नाम मूलशंकर तिवारी, पिता करसजन जी लालजी तिवारी था। माता यशोदाबाई अमृताबाई जो थी। निर्वाण 30 अक्टूबर 1883 में, अजमेर 59 वर्ष में। प्रमुख कृतियां सत्यार्थ प्रकाश, संस्कृति संस्कार विधि, ऋग्वेदादिक भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य। इनके नारे थे वेदों की ओर लौटो, इंडिया फॉर इंडियंस। 31 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय आर्य समाज महासम्मेलन का संबोधन किया। भारत ज्ञानम मिशन, भारत की प्राचीन पांडुलिपि ग्रंथों के डिजिटलीकरण तथा संरक्षण को राष्ट्रीय अभियान है। प्रधानमंत्री ने आर्य समाज से आग्रह किया वे अपने गुरुओं, संस्थाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को इससे जोड़ें। ज्ञातव्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन वेदों की कालातीत ज्ञान परंपरा पर आधारित एक वैश्विक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को उत्थान को बढ़ावा देना। इसका ध्येय वेद ज्ञान का प्रकाश फैलाना, विश्व बंधुत्व के आदर्शों को प्रोत्साहित करना और विभिन्न संप्रदायों
आस्थाओं और समुदायों के बीच मौजूदा शत्रुता और विभाजन को समाप्त करना है। यह कार्यक्रम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती से प्रारंभ हुई 2 वर्षीय उत्सव श्रृंखला के समापन का भी प्रतीक है। उन्होंने मथुरा में गुरु बिरजानंद जी से शिक्षा ली थी और इस मूल बात को साझा समझा कि देश की वर्तमान अवस्था में दुर्दशा का मूल कारण वेद के सही अर्थों के स्थान पर गलत अर्थों को प्रचलित हो जाना है। इसी कारण समाज में धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों का जाल फैल चुका है और अपने देश में एक दूसरे का गुलाम है। 1875 में आर्य समाज की मुंबई में स्थापना किया गया। वेदों के गलत अर्थों की हानि को देखकर उन्होंने वेद की वास्तविक भाषा को दुनिया के सामने रखा। लिंग भेद, जाति भेद से उठकर वेद पढ़ने का अधिकार सबको है की घोषणा किया। मात्र 59 वर्ष की आयु में वैदिक सत्य की निर्भीक उद्घोषणा के कारण षड्यंत्रों के चलते 1883 ईस्वी के अंत में उन्हें जोधपुर में जहर दे दिया गया था। 30 अक्टूबर 1883 में उनका निर्वाण हो गया था। 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती के निर्वाण के पश्चात उनकी स्मृति को अस्थायी बनाने के लिए डीएवी कॉलेज लाहौर की स्थापना किया गया था। ठीक है। 1886 में लाहौर में पहला डीएवी विद्यालय की स्मृति में स्थापित किया गया था, जो आगे चलकर कॉलेज और विस्तृत डीएवी संस्थान श्रृंखला का आधार बना। स्वामी श्रद्धानंद अन्य आर्य नेताओं के द्वारा हरिद्वार के समीप गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई, जहां वैदिक शिक्षा और आधुनिक विषयों का समन्वय किया गया। वैदिक सिद्धांतों की ओर लौटने के आह्वान ने एक आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया, जिसने विश्व भर में आर्य समुदाय को नया ऊर्जा प्रदान किया। हालांकि इस पुनर्जागरण का विरोध अवैज्ञानिक और कट्टरपंथी समूहों द्वारा किया गया। इसके परिणाम स्वरूप षड्यंत्र रचे गए और पंडित लेख राम तथा स्वामी श्रद्धानंद जैसे प्रमुख नेताओं की दुखद हत्या कर दी गई। 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की घटना के बाद आर्य समाज समुदाय की एकजुटता से व्यापक विरोध आंदोलन खड़ा हुआ। इसी एकता संकल्प का परिणाम था 1927 में महात्मा हंसराज के नेतृत्व में आयोजित प्रथम आर्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य होगा और हम जल्दी उस क्लास को लेके आएंगे। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।